हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम और हरिया को काफी मन्नतों के बाद एक बेटा होता है, लेकिन जब हरिया का बेटा रमेश 21 साल का हो जाता है, तब तक तो पूनम और हरिया अपने बेटे रमेश के लिए अपना खेत, अपना घर और जितने भी गहने उनके पास होते हैं, वो सब कुछ रमेश की नौकरी के लिए गिरवी लगा देते हैं। अब इस नौकरी के लिए पूनम एक रोज माता रानी से मन्नत मांगती है और कहती है, हे माता रानी, मेरे बेटे की अच्छी सी नौकरी लगवा दो। नौकरी लगते ही अगले महीने मैं 51 लोगों को खाना खिलाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है और रमेश की नौकरी अच्छी पोस्ट पर लग जाती है और रमेश भी बाहर चला जाता है। इधर गरीब माँ बाप पूनम और हरिया अपने बेटी को एक रोज फोन करके याद दिलाते हैं। बेटा, तुझे याद है या नहीं, लेकिन एक बार तुझे याद दिला दूं कि अगले महीने 20 तारीख को जैसे ही तेरी सैलरी आए, उसमें से कुछ पैसे तू माता रानी की मन्नत पूरी करने के लिए भिजवा देता तो। ओह कम ऑन पापा, इस महीने तो हो नहीं पाएगा, अगले महीने देखता हूँ। इस महीने मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, प्रॉमिस किया मैंने उन्हें। आप लोग तो पैसे भेजते नहीं हो। इतना बोलने के बाद रमेश फोन काट देता है और रमेश के फोन काटने के बाद भी हरिया उदास हो जाता है और अपने पति को उदास देखकर पूनम अपने पति से कहती है, क्या बात है, क्या कहा मेरे रमेश ने? उसकी सैलरी तो आएगी ना, और वो तो पैसे भी भेज ही देगा। रमेश कह रहा है कि अगले महीने से अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो वो पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए हमें ही कहीं ना कहीं से मन्नत को पूरी करने का इंतजाम करना होगा। अब अपने पति की बात सुनने के बाद पूनम कुछ समय के लिए उदास हो जाती है और मन में सोचती है, मैं बात करूंगी तो शायद मान जाए। अपने पापा से तो उसने ठीक से बात नहीं की, मैं उसे समझा दूंगी। अब देर शाम पूनम अपने बेटे रमेश को फोन करती है, लेकिन रमेश तो नशे की हालत में था और रमेश का फोन उसका दोस्त उठाता है और पूनम उससे कहती है, रमेश बेटा, कैसा है तू? तेरे पापा से तेरी बात हुई थी ना? आंटी जी, मैं रमेश का दोस्त बात कर रहा हूँ। वो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया है और बहुत नशे में है, उसे होश भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे सुला दिया। इतना सुनने के बाद पूनम उस लड़के से भावुक होकर कहती है, बेटा, मैं रमेश की माँ बात कर रही हूँ। वो जब सुबह होश में आए तो उसे कहना उसकी माँ ने फोन किया था, वो फोन जरूर करे अपनी माँ को। जब पूनम को ये पता चलता है कि जिस बेटे के लिए उसने अपना खेत, अपना घर और अपने गहने तक गिरवी रखवाकर उसे पढ़ा लिखाकर शहर में नौकरी के लिए भेजा और आज वो शहर में अय्याशी कर रहा है और यहाँ उसके बूढ़े मजदूर माँ बाप इस उम्मीद में हैं कि उसके बेटे की नौकरी लग जाने के बाद वो उन्हें कमा कर पैसे देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। ऐसे में पूनम रोते हुए अपने घर के मंदिर के सामने माता रानी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन सी गलती की सजा आप हमें दे रहे हैं। हमने अपने बेटे को पढ़ने लिखने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए शहर भेजा और वो तो वहाँ जाकर हमें ही भूल चुका है। अब हरिया का मालिक, जिसके यहाँ वो खेतों में काम किया करता था, उससे हरिया ने 20,000 रुपए लिए थे, जो हरिया के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी और उन पैसों से वो अपने बेटे के लिए मांगी गई मन्नत को पूरी करता है, जो वो अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए मांगते हैं। लेकिन अब करीब 10 दिन बाद हरिया का मालिक राम सिंह उसके दरवाजे पर आता है। घर पर हरिया नहीं था, पूनम थी सिर्फ, और वो पूनम को गलत निगाहों से देखते हुए कहता है, लगता है हरिया घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। वैसे भी मैं तो पैसों की बात करने आया था, लेकिन आपको देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या बातें करूँ आपसे। जी, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप आए हो तो उन्हें कह दूं कि 2-4 दिन में वो आपके पैसे दे देंगे। अजी, पैसे छोड़िए, हम तो कुछ बातें ही कर लेते हैं। पैसे क्या चीज है, वो तो हाथ का मैल है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। अब पूनम राम सिंह की गलत निगाहों को समझ जाती है कि वो कहना और बोलना क्या चाह रहा है। तभी पूनम राम सिंह से कहती है, अच्छा मालिक, वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे और मुझे भी काम है। इतना कहने के बाद पूनम अपने घर में चली जाती है और घर का दरवाजा लगा लेती है और राम सिंह भी कुछ समय रुकने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब पूनम अपने आप को कोसते हुए खुद से कहती है, ये गरीबी कितनी बुरी चीज है।
एक दावत के लिए 20,000 लिए और लोगों की गंदी नजर और उनका गंदा साया हम पर पड़ने लगा। और मैंने ये सब जिसके लिए किया उसे तो ये तक होश नहीं कि उसके माँ बाप कैसे होंगे। पूनम को इस बात का बहुत दुख होता है और पूनम अपने बेटे रमेश को फोन करती है और रमेश से कहती है, अगले महीने में और तेरे पापा शहर आ रहे हैं तो हमारे रहने का इंतजाम भी कर लेना रमेश। माँ, आप और पापा यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन क्यों? आप तो अच्छे भले गांव में रहते हो, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की? क्यों? अगर हम वहाँ रहने आएंगे तो तुझ पर बोझ आ जाएगा। अब तू अपने बूढ़े माता पिता का बोझ कैसे उठा सकता है? जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ा लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आज वो ये कह रहा है कि हम अच्छे खासे गांव में रह रहे हैं। तू हमारी स्थिति के बारे में जानता ही क्या है? माँ, यहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा है। अब पूनम बिना कुछ बोले फोन रख देती है और कुछ समय बाद ही अनाज में रखने वाली दवाई खा लेती है। हालांकि पूनम को बहुत सारी उल्टियां होने लगती हैं। तभी हरिया वहां आ जाता है और पूनम को हॉस्पिटल ले जाता है। पूनम को हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर हरिया को बताते हैं कि पूनम ने अनाज में रखने वाली दवाई खाई थी। अब वो खतरे से बाहर है क्योंकि उसे खाने के बाद ही पूनम को लगातार उल्टियां होने लगी थी। और अब पूनम जब घर आती है तो हरिया रोते हुए पूनम से कहता है, हाँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन उसने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम इतनी बेबस कैसे हो सकती हो? पूनम कुछ भी नहीं कहती, लेकिन पूनम के पड़ोस में रहने वाली सरला का बेटा अमित रमेश का दोस्त होता है और वो रमेश को फोन करके सारी बातें बताता है कि उसकी माँ ने मन्नत पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, जिसे मांगने के लिए राम सिंह आकर उसकी माँ को गंदी नजरों से देखकर गया, जिस वजह से उसकी माँ ने मरने की भी कोशिश की। हालांकि पूनम और सरला अच्छे दोस्त थे। रमेश जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि जिस माँ बाप ने उसके लिए ये सब कुछ किया उसने उन्हें ही छोड़कर भुला दिया। अब ऐसे में रमेश घर आता है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में बहक गया था। शहर के रहन सहन, वहाँ के लोगों को देखकर मैं अपने घर वालों को भूल चुका था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं। मैं और तेरे पापा तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तभी हरिया भी घर आता है और अपने बेटे को गले लगाकर कहता है, बिना बताए ही आ गया? कैसा है तू? कुछ खाया पिया या नहीं? आजा, तेरे लिए चाय बना देता हूँ, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। इतना सुनने के बाद रमेश और ज्यादा भावुक हो जाता है और वो अपने बैग से अपने पिता को पैसे निकालकर कर्जदार को देने के लिए कहता है। और उसे ये सीख मिल चुकी थी कि जिस माँ बाप को वो कष्ट दे रहा था, उसके अलावा उसका हाल चाल कोई कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि माँ बाप के सिवा और कोई है ही नहीं जो अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। हालांकि अपने बेटे के करियर के लिए मांगी गरीब की दावत बहुत ही कष्ट भरी हुई थी। वर्धमान कॉलोनी में दो ही चीजें फेमस थी, एक तो कालू की टपरी चाय, दूसरी थी रुक्मणी की 5 बहुएं, रीचा, माला, अनु, निवी और काजल, जिनकी काम करने और हर चीज की स्पीड बहुत ज्यादा थी कि हर कोई उन्हें 20 हाथों वाली 5 बहुएं कहकर पुकारता था। ऐसे ही एक दिन रुक्मणी बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है और देखती है कि घर की हालत एकदम अस्त व्यस्त हो रखी है। ये देखकर रुक्मणी अपनी 5 बहुओं को आवाज देती है, ऋचा, माला, अनु, निवी, काजल, अरे कहाँ हो तुम सबकी सब? आ रहे हैं माजी। जी माजी, कहिए। बेटा, तुम सबने घर का ये क्या हाल बना रखा है? जरा देखो सारी चीजें कैसे फैली हुई हैं। अरे माजी, बस इतनी सी बात, आप अभी देखिए। जी माँ जी, बस 1 घंटा दो, अभी देखो कैसे सारा घर साफ करते हैं हम। बिल्कुल सही कह रही है माला दीदी। माँ जी, आप कमरे में जाओ और नहा लो, पसीने आ गए होंगे आपको। और जब तक आप नहाकर बाहर आएंगी तब देखना पूरा घर साफ मिलेगा। जी माँ जी, और गरम गरम चाय का कप भी आपके लिए रेडी मिलेगा। ठीक है, जाती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी सब्जियां टेबल पर रखकर अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। तभी ऋचा एक सीटी मारती है और कहती है, तो सब रेडी अपने 20 हाथों की शक्ति दिखाने के लिए? यस कमांडर।
ओके, लेट्स रेडी। मिशन घर की सफाई शुरू की जाए। इतना कहकर रिचा और बाकी सब 200 की स्पीड में काम करने लगते हैं। कोई झाड़ू लगाता तो कोई पोछा, तो कोई रसोई साफ करता तो कोई डस्टिंग। और 1 घंटे से भी कम वक्त में पांचों की पांचों सारा घर चमका देती है और आराम से फ्रेशन अप होकर हॉल में बैठ जाती है। काजल सभी के लिए चाय बनाकर ले आती है। तभी वहाँ रुक्मणी भी आकर कहती है, अरे वाह वाह, क्या बात है, सारा घर एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। मेरी 5 बहुओं के 20 हाथों का कोई जवाब नहीं है। अरे माँ जी, हम सबके होते हुए आपको चिंता करने की कतई भी जरूरत नहीं है। जी माँ जी, आप आराम करो बस। जब तक हम है ना, आपकी लाइफ की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। वैसे भी पूरी कॉलोनी में हम अपने काम से कितने फेमस हैं। जी माँ जी, आपके नाम से पहले हमें पहचान मिली, अब हम आपकी एक नई पहचान बना रहे हैं। माँ जी देखा, मैंने कहा था ना आपको चाय भी रेडी मिलेगी। आप जल्दी से पी लो, ठंडी हो रही है, दोबारा गर्म नहीं करके लाऊंगी। काजल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। रुक्मणी जहाँ भी जाती, उसकी बहुएं हमेशा उसकी वाहवाही करवाती। ऐसे ही एक दिन रुक्मणी की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही ये बात वो पांचों को बताती है तो पांचों की पांचों उसके कमरे में जाती है और एक एक करके कहती है, माँ जी आपको बुखार है, चलो डॉक्टर के पास, स्कूटी रेडी है। ये लो माँ जी, काढ़ा पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। माँ जी अगर आपको काढ़ा नहीं पीना है तो हम हॉस्पिटल चलें। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, जल्दी चलो माँ जी। माँ जी अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं है तो हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं, अभी के अभी आ जाएंगे, बस आप एक बार बोलो। माँ जी कुछ तो बोलो, कहीं बुखार से आपकी आवाज तो नहीं चली गई। सभी की बातें सुनकर रुक्मणी हंसने लगती है और कहती है, अरे मेरी स्पीड की देवियों, बस कानों में बात क्या पड़ गई कि मेरी तबीयत खराब है। तुम सबने इतना सब तैयार कर लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस हल्का सा बुखार था, वो भी रात को। मैंने तुम सबसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था तुम सब ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमोगी, पर मैंने रात को ही दवाई ले ली थी और अब मैं एकदम ठीक हूँ। माँ जी फिर आप चलो ना, चेकअप करवा लो। जी माँ जी, हम आपका ब्लड टेस्ट करवा देते हैं। हाँ जी माँ जी, आपने दवाई क्यों ली बिना डॉक्टर की सलाह के। जी माँ जी, आप जानती हैं आप हमारे लिए कितनी जरूरी है। हाँ जी माँ जी, आज तो आपने ये कर लिया, दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है मेरी पंचमुखी बहुओं, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो अब जाओ और पांचों कुछ बढ़िया सा खिला दो मुझे। रुक्मणी की बात सुन पांचों बहुएं वहाँ से जाती हैं और रसोई में जाकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती हैं, जिसके बाद सभी आराम से बैठकर खाने के मजे लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन पड़ोस के बंसी काका रुक्मणी के घर आते हैं। पांचों बहुएं बारी बारी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। तभी रुक्मणी कहती है, बंसी जी कहिए कैसे आना हुआ। जी बस अपनी बेटी रीना की शादी पक्की कर दी है। घर के हालात तो आप जानती हैं, जैसा भी हो पा रहा है कर रहा हूँ। बस आप लोगों से तो घर जैसा रिश्ता है, तो सबसे पहले आपको ही कार्ड देने आया हूँ। आप सबको जरूर आना है। जी जी बंसी जी, हम सब जरूर आएंगे। बंसी काका किसी भी चीज की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर कहूँगा। अभी जाता हूँ, काफी जगह कार्ड देना है, आप सब समय पर आना। ठीक है, प्रणाम काका। बंसी कार्ड देने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रीना की शादी का दिन आ जाता है। रुक्मणी अपनी 5 बहुओं के साथ बंसी के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि बंसी जोर जोर से रो रहा है। तभी रिचा कहती है, बंसी काका क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? काका बताइए ना क्या हुआ है। बेटा क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़कर मैंने रीना की शादी तय की है। बेटा जिस हलवाई को आज खाना बनाना था वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि नया हलवाई बुक करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे भाई साहब, बस इतनी सी बात। आपने कहा था ना कि हम सब एक परिवार है। बस आप देखना, हमारी ये 20 हाथों वाली 5 बहुएं आपकी इस परेशानी को बारात के आने से पहले ही सुलझा देंगी। क्यों बहुओं, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा माँ जी।
बंसी काका, आप जाकर मेहमानों की आवभगत की तैयारी करो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। चलिए भाई साहब, ये सब अपने आप कर लेंगी, हम मेहमानों को देखते हैं। इतना कहकर रुक्मणी बंसी को वहाँ से ले जाती है और पांचों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। कोई सब्जी बनाती है तो कोई पूरी, कोई हलवा तो कोई मिक्स वेज, और बारात के आने से पहले सारा खाना रेडी कर देती है और वापस से टच अप करके रेडी हो जाती है। तभी वहाँ बंसी और रुक्मणी आते हैं और सारा खाना समय पर तैयार देखकर बंसी बोलता है, तुम पांचों बहुएं सच में कमाल की हो। सच कहूँ रुक्मणी बहन, मैं बहुत डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, पर मेरी इन 5 बेटियों ने तो आज अपने पिता की इज्जत बचा ली। सच में रुक्मणी बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो जिसे ऐसी फुर्तीली और समझदार बहुएं मिली हैं। जी बंसी भाई साहब, ये तो आपने सच कहा। किस्मत वाली तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। मेरी 5 बहुओं के 20 हाथों की शक्ति बड़ी कमाल की है। अरे अब सब यही बातें करते रहेंगे क्या? बारात का स्वागत भी तो करना है। हाँ हाँ, देखो देखो, पटाखों की आवाज आ रही है, बारात आ गई शायद। चलो चलो, मुझे तो डांस करना है। हाँ हाँ, मुझे भी करना है। और काका, आपको कभी भी किसी की मदद की जरूरत हो तो आप हमसे कह देना, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार खड़ी हैं। नहीं बेटा, अब कोई काम नहीं रह गया है, अब बस रीना बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए। जी बंसी भाई साहब, जरूर होगी। चलो चले, और आप चिंता मत करो, जब तक मैं और मेरी बहुएं यहाँ पर हैं, आपको कुछ भी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सब लोग मिलकर बारात का स्वागत करते हैं और धूमधाम से बिना किसी परेशानी के रीना की शादी हो जाती है। और ऐसे ही रुक्मणी की 20 हाथों वाली 5 बहुएं अपनी स्पीड से सबकी मदद करती हैं। शीना अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी आराम से नेल पॉलिश लगा रही होती है। तभी उसकी माँ रीना किचन से हाथों में बेलन लिए उसके पास आकर कहती है, महारानी जी, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आऊं? सुबह से इतना काम कर रही है, थक गई होंगी ना आप। क्या बात है, माँ तो आपके जैसी हो, बिना कुछ बोले ही सब समझ जाती है। नेकी और पूछ थोड़ा जल्दी ले आना, भूख लगी है। अरे ये क्या माँ, आप ऐसे बेलन लेकर आई हैं चाय नाश्ता पूछने के लिए? मैं बेलन लेके नाश्ता पानी पूछने नहीं, बल्कि तेरी इससे खातिरदारी करने आई हूँ। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हफ्तों के बाकी दिनों में तू घर नहीं रहती और जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन अपने इन चुड़ैलों से नाखून की सेवा में लगी रहती है। मैं तुझे इस घर की नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला माँ? जल्दी से उठ और जाके किचन में बर्तन धो, लेट हो रहा है। माँ, मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है, सॉरी, मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बोलने पर उठकर जाती है या बेलन से समझाऊं? जाती हूँ माँ। रीना के कहने पर शीना किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन धोकर अपनी कमरे में चली जाती है। तभी उसका भाई राहुल उसके कमरे में आता है और उसे ऐसे चुपचाप बैठे देखकर कहता है, तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर बैठी हुई है? चले जा यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मूड खराब है मेरा। चल अब ज्यादा भाव मत खा, बताना क्या हुआ? क्या बताऊँ तुझे, अच्छा खासा नेल पॉलिश लगा रही थी, माँ ने बुलाकर बर्तन धुलवाना शुरू करवा दिया, ऊपर से चिल्ला भी रही थी। मेरे सारे नेल्स खराब हो गए और मेरा नेल पेंट बर्बाद गया, वो अलग। तू रखती ही क्यों है बड़े नाखून, जिनकी वजह से तुझे सुनना पड़े? तू तो जानती है माँ को बड़े नाखून नहीं पसंद। लेकिन मुझे पसंद है ना बड़े नाखून, हाथ की उंगलियाँ कितनी सुंदर लगती हैं और उस पर नेल पॉलिश लगाकर तो पूछो ही मत। राहुल और शीना आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी माँ रीना उनके कमरे में आती है और शीना से कहती है, अब क्या यहीं बैठी रहेगी या कोई काम भी करेगी? क्या है माँ, काम काम काम, मुझे नहीं करना कोई काम। आपके काम के चक्कर में मेरी सारी नेल पॉलिश खराब हो गई थी। अच्छा, तो क्या अपने इन नाखूनों के चलते तू घर का कोई काम ही नहीं करेगी? नहीं माँ। बेटी, यहाँ तो चल जाता है, जब ससुराल जाएगी ना तेरा ये नाखूनों का भूत उतर जाएगा। अच्छा बस भी करो माँ, क्या आप भी इसके पीछे ही पड़ी रहती हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, खुद ही जब सिर पर पड़ेगा तो सीख जाएगी। मैं तो बस तुम लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। तो फिर हम यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हैं, चलते हैं ना नाश्ता करने के लिए। राहुल के कहने पर सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन शीना अपने रूम में अलमीरा के कपड़े सेट कर रही होती है।
तभी उसकी उंगलियों का नाखून जाके कपड़ों में फंसकर पलट जाता है और उसके नाखून से खून निकलने लगता है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। उसकी आवाज सुन के उसकी माँ और भाई वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? चुप होकर बता तो। रोए जा रही है। और ये नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? माँ, कपड़े सेट करते टाइम मेरे नाखून कपड़ों में फंस गए और पलटकर टूट गया। बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है ये जानवरों जैसे नाखून मत रखा कर, लेकिन तुझे किसी की सुननी कहाँ होती है। रो, अच्छे से रो। बस भी करो माँ, उसको वैसे ही दर्द हो रहा है, आप और सुनाए जा रही हो। हाँ भाई, दर्द हो रहा है। मेरा नाखून टूट गया। बताओ, मेरे नाखूनों की तो पूरी शो खराब हो गई। तूने भी हद मचा रखी है। दर्द हो रहा है, नाखून पलट गया, वो नहीं दिखाई दे रहा। मैडम को नाखून काटने पड़ेंगे, उसका दुख हो रहा है। नाखूनों में चोट लगने के बाद और आए दिन लंबे नाखूनों को लेकर अपनी माँ के तानों से परेशान होकर शीना सभी उंगलियों के नाखूनों को गुस्से में बहुत छोटा छोटा कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब शीना की शादी सभी परिवार वालों की मर्जी के साथ एक यश नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं। तभी एक दिन शाम के समय शीना हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है और उसका पति यश ऑफिस से घर आता है। तभी रूपाली अपने भाई के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, भाई ये लीजिए पानी, आपके लिए चाय बना दूं? इसे क्या हो गया? बिना बोले पानी मिल गया, चाय के लिए पूछ रही है। बहन तू ठीक तो है ना? भाई मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मैं खाली बैठी हुई थी तो आपको आता देखा तो सोचा पानी ले आऊं। और भाभी को क्या परेशान करती, हमेशा वो तो काम ही करती रहती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें? मेरी बहन तो बहुत समझदार हो गई। बस करो भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज मन किया इसलिए कर दिया, ये मत सोचना रोज करूंगी। जानता हूँ, तुझसे तो मैं वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। क्या अभी? एक तो वो आपके लिए पानी लेकर आई है, ऊपर से आप उसे परेशान कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शीना की नजर अपनी ननद के नाखूनों पर पड़ती है और वो अपनी ननद से कहती है, रूपाली, तुम्हारे कितने बड़े नाखून हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप इतने छोटे छोटे नाखून कैसे रख लेती हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तुम भी अजीब बात करती हो। प्रॉब्लम लंबे नाखून हो या छोटे, दोनों में ही होती है। भाभी मुझे तो लगते हैं छोटे। नहीं, लंबे नाखून रखने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं तो छोटे नाखून रखती हूँ ना। फायदा क्या है भाभी? फायदा ये है रूपाली कि छोटे नाखून कहीं फंसते नहीं है। डर नहीं होता कि किसी को लग जाएंगे। काम भी आसानी से हो जाता है। आटा गूंदना हो, बर्तन धोने हो या कुछ भी करना हो, कोई डर नहीं है कि कोई नाखून टूट जाएगा। लेकिन बड़े नाखून में उतनी ही दिक्कत और संभाल की जरूरत होती है। ओ लेडीज, अगर आपकी ये नाखूनों की बात खत्म हो गई हो तो जाके अपना अपना काम कर लो। यश के कहने पर रूपाली और शीना जाकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ साथ शीना को अपने छोटे नाखूनों के चलते जहाँ बहुत फायदा था, वहाँ नुकसान भी होने लगा था, क्योंकि वो अपने नाखूनों को जरूरत से ज्यादा छोटा रखती थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ शीना के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और ये क्या हो रहा है इस बात से अनजान वो एक दिन किचन में काम करते करते अपने हाथों के नाखूनों को देखकर खड़ी खड़ी रो रही होती है। तभी उसकी सास और ननद वहाँ आते हैं और उसे ऐसे रोती देखकर कहते हैं, क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों रो रही है इतना? बताओ ना भाभी। और ये आपकी उंगलियों के नाखूनों पर क्या हो गया, दिखाइए। पता नहीं मुझे माँ जी, बस कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। बहू तू रो मत, पहले चुप हो जा। भाभी आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा, आप दिखाओ तो सही। नहीं रूपाली, बस बहुत दर्द हो रहा है। भाभी मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा छोटे नाखून मत रखो। हमारे हाथों के नाखूनों की स्किन बहुत नाजुक होती है और अगर हम उस पर ज्यादा जोर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी शादी से पहले तुम्हारी तरह बड़े बड़े नाखून रखती थी, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी और एक दिन तो मैं कपड़े सेट कर रही थी और मेरा नाखून कपड़ों में फंस के पलट कर टूट गया और मुझे बहुत दर्द हुआ। तब मैंने गुस्से में आकर अपने सारे नाखून काट दिए और तब से मैं छोटे नाखून रखती हूँ। भाभी आपकी बात सही है,
ज्यादा बड़े नाखूनों से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा छोटे नाखून रखने से हो सकती है। अगर हम कोई भी प्रेशर वाला काम करेंगे तो सबसे पहले नाखूनों की स्किन पर ही जोर पड़ेगा। इससे हमारे नाखून की स्किन खराब होने लगती है और हमारे नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। इसलिए हमें न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे बल्कि मीडियम नाखून रखने चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो रूपाली, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और जरूरत से ज्यादा छोटे नाखून बिल्कुल नहीं रखूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।